Hello friends, welcome back to our channel. We have already discussed paper first of CDP session and now आज डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड को जिसमें कि CDP की बात की जाएगी. फ्रेंड्स जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छा सेशन आज होने वाला है. सो स्टार्ट करते हैं. Our first question is, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin and saying, you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg, theory of moral development. देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी के बारे में पूछा गया है. मेनली हुआ क्या था कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने कितनी स्टेजेस बताई हैं आपको. उन्होंने 3 लेवल बताए हैं एंड 6 स्टेजेस बताई हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को रिलेट करके उन्होंने पूछा है कि लॉरेंस कॉलबर्ग की कौन सी स्टेज के अंदर ये बच्चा लाइक करता है. ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया कि एक बच्ची है जो अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाती है तो दूसरे बच्चे से कहती है कि तुम मेरे साथ अपना लंच बॉक्स शेयर करो. क्यों? क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स शेयर किया था. तो देखिए जो ये लॉरेंस कॉलबर्ग के थ्रू बताया जाता है ना, तो इसमें उन्होंने क्या किया था, बच्चों को एक डिलेमा के थ्रू एक सिचुएशन दे देते हैं वो कि जिससे बच्चे फिर क्या करते हैं, उसका आंसर देते हैं. मेनली आप कह सकते हो कि एक एबिलिटी है टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग. तो देखिए इसमें बच्चे ने क्या किया कि टिफिन को एक्सचेंज की बात की है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सचेंज कन्वेंशनल, क्योंकि इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है आपकी, प्री कन्वेंशनल है, सेकंड है कन्वेंशनल एंड थर्ड है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल. तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनता है इसका, एक्सचेंज कन्वेंशनल. Belief about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to. देखिए क्या है, समाज में जो विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली जो विशेषताएं बना दी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है. सपोज कीजिए एक लड़की है और एक लड़का है, तो लड़की का काम है कि आप घर पे रहेंगे और अपना क्या करेंगे, किचन में काम करेंगे. ठीक है, एंड एक बॉयज़ को क्या बोला जाता है कि बच्चा क्या करेगा, बाहर जाके खेलेगा. तो जो ये स्टेरियोटाइप्स हैं यानी कि जो रूढ़िवादिताएं हैं समाज के थ्रू बना दी गई हैं, इन सब के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, जेंडर रूढ़िवादिताएं. ये सब क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स इनको कहा गया है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है. Conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. देखिए क्या दिखाया जा रहा है कि बच्चों की जो बुक्स हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, एंड जो मदर हैं वो क्या कर रही है, एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं. तो ये सब इससे क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं. ठीक है, ये क्या बताती है हमें, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप्स. ये क्या करती हैं, जो जेंडर रूढ़िवादिता है उनको समाप्त करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है. देखिए बच्चों की जो बुक्स होती है ना, उसके उनके जो करिकुलम में चेंजमेंट लाई जा रही है, जिसमें क्या कर रहे हैं, जो मदर है उनको एडवेंचर्स काम करते हुए दिखाया जा रहा है, एंड जो फादर है उनको क्या कर रहे हैं, वो घर के कामों में उस तरीके से दिखाया जा रहा है. अब जब बच्चे इस तरीके से देखेंगे तो क्या उनको पता चलेगा कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है जो सदा से चली आ रही है उनको वो खत्म करने के बारे में सोचेंगे. अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance is called. देखिए जो वाइगोस्की हैं उनके थ्रू जो थ्योरी दी गई है उसको क्या कहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत उसको कहा गया है. अब देखिए उनके अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि अगर आप बच्चे को क्या करते हैं कि उनके जो निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग प्रदान करते हैं, इनकी एक टेम्परेरी सपोर्ट आप बच्चे को दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा. तो देखिए जो आपके वाइगोस्की हैं उन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की है. अब देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में है या फिर किसी क्या है इसको सीखना चाह रहा है वो बच्चा, बट अब आप उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी उसको आप सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि अस्थायी रूप से आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं. जैसे कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो आपने उसको क्या किया, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, तो वो क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा. जीन प्याजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग. देखिए जीन प्याजे के बारे में बोला गया है, उन्होंने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे आप SPCF के थ्रू समझ सकते हैं. देखिए S क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, P क्या है, प्री ऑपरेशन स्टेज है, C क्या है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज. अब इसके थ्रू उन्होंने क्या बताया कि जो बच्चा है वो किस तरीके से जो क्रियाएं करता है उसके बारे में पूछा है. तो देखिए इसमें उन्होंने पूछा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि बच्चा जब परिकल्पनाएं कौन सी स्टेज में आके वो बनाने लगता है. तो ये क्या है, उनकी 4th स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज. देखिए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है कि बच्चे अमूर्त चिंतन, यानी कि जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उनके बारे में वो चिंतन कर सकते हैं, एंड इसमें वो कंक्लूजन्स निकालने लगते हैं, एनालाइज करने लगते हैं, एंड दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रीजनिंग इसको कहा गया है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज. अकॉर्डिंग टू डैश, it is important to understand the social processes and influence of the cultural context चिल्ड्रन थिंकिंग. देखिए बच्चों के बारे में पूछा गया कि जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के विषय में किस साइंटिस्ट ने बताया है. तो देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसके थ्रू दिया गया है, लेव वाइगोस्की के थ्रू दिया है. देखिए लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है ना उस पर उसके समाज का, यानी कि जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है एंड उसकी जो कल्चर है उसका प्रभाव देखने को मिलता है. देखिए वाइगोस्की हैं जो उन्होंने ZPD की बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है. तो वाइगोस्की
मैंगोस की काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनसे दो या तीन क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन है विच इज ड्राइंग implications from Piaget theory of cognitive development a teacher of grade 6 to 8 in a classroom should। देखिए आप 6 to 8 के टीचर हैं तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है आपकी क्लास में। देखिए डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप जो तर्क आप बच्चा दे रहा है वो गलत है। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, बिल्कुल होना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम आपने दी है बच्चे को जिसके थ्रू बच्चा क्या कर रहा है, अपनी जो रीजनिंग है यानी कि जो अपनी तर्कना है उसका यूज करके वो आपको आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ ठीक है। आगे देखते हैं, यूज ओनली कंक्रीट मटेरियल्स टू टीच द कंसेप्ट। देखिए कंक्रीट मटेरियल क्या होता है कि जो बच्चे के सामने चीज़ें हैं केवल आप उनको एग्जांपल आप उनके थ्रू दे रहे हैं। तो देखिए कंक्रीट ठीक है, बट क्या होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो आपको वाइड लेवल तक ले जानी है, ठीक है। तो और ओनली अगर इसमें यूज़ किया है तो बिल्कुल ये तो गलत होगा। देखिए आगे कह रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काम कराना है, कि जो केवल करिकुलम ने बता दिया, सिलेबस ने बता दिया, आप केवल उसी को लेकर चल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। तो 7th का बी बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखिए हार्वर्ड गार्डनर क्या है, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है एंड उन्होंने बच्चे में क्या बताया कि बच्चे में 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू पूछा है कि इस 4 ऑप्शंस में से कौन सी बुद्धि इसको लाई करती है। तो देखिए फर्स्ट है आपका साउंड एंड रिदम। तो साउंड एंड रिदम तो क्या होगा, ये तो लैंग्वेज की बुद्धि हो जाएगी, यानी कि जो सिंगर्स में बुद्धि होती है, ठीक है। विजुअल स्पेक्टिकल, ये बुद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि विजुअल स्पेक्टिकल में क्या होता है कि मेनली आप जैसे रास्ते हैं, जैसे पायलट होते हैं, उनके अंदर ये बुद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि रिदम पिच, यही है कि साउंड से रिलेटेड ये बुद्धि है, ठीक है। सेंसिटिविटी टू द एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल एंड लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, बिल्कुल। देखिए लॉजिकल मैथमेटिक रीजनिंग अगर बच्चे के अंदर है तो वो क्या करेगा, अगर आप उसे को मैथ्स के कुछ लॉजिक देंगे तो वो अपनी रीजनिंग के थ्रू उनका सही आंसर दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। A process by which a children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called। देखिए बच्चे में क्या होता है कि जो भी उनकी आदतें हैं, जो भी उनकी वैल्यूज हैं, वो उनके अंदर कब आती हैं, जब वो समाज में रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो आदतें बच्चे के अंदर आती है तो उससे वो समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनती हैं। तो वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू क्या हो पाता है, बच्चे समाज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन विच इज which of the following statement about the role of heredity and the environment in human development is correct। देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया। जो डेवलपमेंट है आपकी वो क्या है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर उसका क्या है, हेरिडिटी भी होती है और एनवायरनमेंट का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में क्या पूछा है कि द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। देखिए केवल हेरिडिटी के बारे में बोला है कि केवल हेरिडिटी ही प्रभाव डालती है, तो वो चीज़ तो नहीं है। आगे पूछा है इन्होंने, बोला है कि केवल एनवायरनमेंट प्रभाव डालता है, तो वो भी नहीं है। कह रहे हैं नाइदर हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, की ना तो आपका जो वंश है और ना ही आपका जो एनवायरनमेंट है वो प्रभाव डालता है। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है आपका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के आपस में क्या है, इंटररिलेशन है, यानी कि इंटरप्ले है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। देखिए जो अनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है, दोनों का ही मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जो डेवलपमेंट पर प्रभाव देखने को मिलता है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम कब होगी, जब बच्चा क्या करेगा, नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बाय द लर्नर, यानी कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ठीक है बात है। बट आगे देख लेते हैं कि नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर। देखिए पैसिवली नहीं होना चाहिए, जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, वो क्या होना चाहिए, एज एक्टिव लर्नर के रूप में काम करना चाहिए। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, यानी कि जैसा ज्ञान आपने दिया बच्चे को, बच्चे ने वैसा ही ज्ञान आपके सामने उगल दिया, वैसा ही आपको बता दिया, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, वही चीज़ है कि जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए बिल्कुल वैसे की वैसा बच्चे ने आपके सामने आपको बता दिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होना चाहिए कि बच्चा एक्टिव लर्नर के तौर पर काम करे एंड बच्चे की जो भी एक्सपीरियंस है, बच्चे की जो नीड है, उनके अकॉर्डिंग हमको बच्चे को पढ़ाना है, लर्निंग उसको देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए इसको CCE भी बोला जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके थ्रू पूछा गया है कि कौन से 4 ऑप्शंस में से करेक्ट बैठता है। देखिए NCF की बात करूं मैं या फिर RTE की बात करूं, तो दोनों ने क्या बताया है कि इसकी सिफारिश की है। ये कहते हैं कि बच्चे को आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस रूप से, कम्प्रिहेंसिव रूप से उसका इवैल्यूएशन आपको करते रहना है।
तो देखिए इसमें बोला गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप करेंगे, कि केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होगा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस समय बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो केवल तभी तक आप उसको क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। एंड ओनली समरेटिव असेसमेंट, केवल आपने बच्चे को रिजल्ट दे दिया, तो वो चीज़ें क्या है, गलत है। नाइदर फॉर्मेटिव नाइदर समरेटिव, तो ये चीज़ भी गलत है कि ना तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं ना ही आप समरेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। नाउ देखते हैं कि बोथ फॉर्मेटिव एंड समरेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। देखिए होता है क्या कि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उस समय भी आपको उसका असेसमेंट करना है, और उसके बाद जब बच्चे ने पढ़ लिया है उसके बाद आपने उसको क्या किया, उसका इवैल्यूएशन किया। तो वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप एक ही फॉर्मेटिव कर रहे हैं या फिर समरेटिव कर रहे हैं, नहीं, दोनों चीज़ें, विविध प्रकार की रणनीतियाँ इसमें प्रयोग करते हुए हमें बच्चे को क्या करना है, लर्निंग उसको करानी। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group परफॉर्म पुअरली इन अकेडमिक्स। देखिए एक बच्चा है जिसको बार बार बोला जा रहा है, या फिर वो बच्चा बार बार कह रहा है कि जो जिस समाज से वो बच्चा आता है, जिस वर्ग से वो बच्चा आता है, तो उनके जो समाज के लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ना तो अकेडमिक्स में कुछ कर सकते हैं ना ही किसी दूसरी फील्ड में वो कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई बच्चा आता है तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे कि जो बच्चे कह रहे हैं तो उस बातों को आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के बीच में कंपटीशन करा रहे हैं, दो बच्चों के बीच में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन से क्या होगा कि बच्चा पहले इतना वो हीन भावना महसूस कर रहा है कि हम लोग हैं, इस समाज से आ रहे हैं या फिर इस वर्ग से आ रहे हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव अकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन। देखिए आप कह रहे हैं कि आप शिक्षा ही छोड़ दीजिए, बेटा पढ़ना लिखना छोड़ो और कोई और काम करो, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल हमें करना क्या है कि बच्चे को एग्जाम्पल्स देने हैं कि बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आप इस ग्रुप से आते हैं तो आप वंचित हैं या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी है। आप उन्हें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, गांधी है, तो इन सब के एग्जाम्पल देके आप बच्चों को बता सकते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें एक स्पेशल बच्चा प्लस में एक नॉर्मल बच्चे दोनों मिलकर क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की क्लास में आप क्या करेंगे, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल हमें बच्चों को बताना है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेस क्या है, उन सब के बारे में बताना है, क्योंकि देखिए जो बच्चा है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, बच्चा है, और टीचर का रोल क्या है, टीचर क्या है, उसमें सेकेंडरी पर्पज है उसका, टीचर का रोल, ठीक है। तो बच्चों में जो पोटेंशियल है उनको हमें आगे लाना। आ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन क्लासरूम, देखिए एक बच्चा है जो कि हमें उससे पता चला कि वो किसी विशेष प्रकार के क्या कर रहा है, साइन शो कर रहा है, जैसे कि एंजाइटी हो रही है, उसे पढ़ने की चिंता है, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज वर्ड्स और लेटर, उसको वर्ड्स को पहचानने में डिफिकल्टीज हो रही है, पुअर वोकेबलरी स्किल है उसकी, ठीक है। अगर उसको क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंड करने में, रिमेंबर्स करने में, व्हाट वाज रीड, लेकिन जो पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये अक्षर क्या है, यानी कि वर्ड्स को वो पहचान नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि बच्चे को पढ़ने में यानी कि लर्निंग करने में क्या है, उसको प्रॉब्लम महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ऑटिज्म है, ये सभी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज इनको कहा गया है। अ टीचर कैन एड्रेसेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम वही है जहाँ स्पेशल और नॉर्मल बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास क्या आते हैं, कुछ स्पेशल बच्चे आते हैं, तो आप उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, पेपर पेंसिल लेके उनका आंकलन करना शुरू कर दोगे, तो वो चीज़ क्या है, गलत हो जाती है। एंड आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म वेज, यानी कि सबके लिए एक जैसे ही आपने क्या रूल्स बना दिए, यानी कि जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए भी और जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए, सबके लिए एक जैसे रूल हैं, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। एंड आप क्या कर रहे हैं कि आप उनको होमवर्क्स दे रहे हैं, एंड क्या कह रहे हैं कि आप कॉपी कर लो दूसरे बच्चे की में से और होमवर्क करके लाओ, तो वो चीज़ें क्या है, गलत है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बच्चे की इंटरनल उसकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगी, प्लस में क्या है कि वो पहले ही स्पेशल बच्चा है तो उसको सीखने में प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसे बच्चों के साथ क्या करना है कि डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिल्कुल देखिए बच्चों को आपको बताना है कि बेटा वीकनेस क्या है आपकी, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, उन सब के बारे में बच्चों को बताना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उनको लर्निंग करानी है। ऐसा नहीं कि पेपर पेंसिल लिया और बच्चों को क्या कर दिया, आपने आंकलन उनका कर दिया, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल गलत। अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, देखिए क्रिएटिव लर्नर क्या होते हैं, जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स रखते हैं किसी काम को करने के लिए, या फिर उनके मन में क्या होता है, जो आइडियाज़ हैं वो क्या होते हैं, उनके ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि एनकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, बच्चे के जो ओरिजिनल आइडियाज़ है, क्योंकि क्रिएटिव लर्नर वही होता है जो बच्चे, उनके विचार क्या होते हैं, मौलिक विचार होते हैं उनके, ठीक है, वो कुछ अलग से काम करने के बारे में सोचते हैं, यानी कि सब बच्चे जैसा काम कर रहे हैं उससे हटके वो काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके क्रिएटिव लर्नर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। देखिए क्लासरूम में अगर आपका बच्चा बैठा है तो आपको उसको एक्टिव लर्नर बनाना है, ऐसा नहीं कि बच्चा अलग थलग बैठा है और टीचर का उस पर कोई ध्यान नहीं है,
तो वो चीज़ें क्या होती हैं, फिर गलत होती हैं। बच्चे को एक्टिव लर्नर हमें बनाना है, ना कि पैसिव लर्नर बनाना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति उनका क्या होना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर ने उनके ऊपर थोप दिया गया इसलिए वो काम कर रहे हैं, तो उनका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए एंड लर्निंग क्या करें, वो एक्टिवली होकर क्लास में बैठें, तभी बच्चा सीख पाता है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो सबसे अच्छी रणनीति है वो क्या होती है। देखिए आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी है, काफ़ी बड़ा काम आपने या फिर बच्चे को दिया है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशंस में कि जो काम है उसका क्या कर दो, आप उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तब बच्चा क्या कर पाएगा, इजीली उनको सॉल्व वो कर सकता है, ठीक है। तो मीन्स एंड एनालाइज डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे ने जो आपने काम दिया उसके सब गोल्स आपने उसको डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं कि एक ही काम को काफ़ी लंबा आपने करा के उसको दे दिया, नहीं, हमें करना है कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करो और बच्चे को फिर उसको करने को दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, देखिए कौन सी स्ट्रेटेजी टीचिंग लर्निंग की इफेक्टिव नहीं है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिटिव गैसेज, बिल्कुल होना चाहिए, उनके जो अंदर के गैसेज हैं, जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एंड एक्सप्लोर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। कोई आपने वर्क दिया बच्चे को तो बच्चे उसको खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक है। डायलॉग एंड डिस्कशंस होने चाहिए, बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने चाहिए। आगे कह रहे हैं कि फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, बिल्कुल गलत बात है कि जो आपने बच्चे को दिया बच्चे ने वैसा का वैसा ही आपके सामने उसको उतार के रख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे अपनी तरफ से कुछ करें, क्रिएटिव लर्नर बने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में अलग से बैठ जाते हैं, उनका कोई अटेंशन क्लास में नहीं होता, तो ऐसे बच्चों की कंडीशन में आप क्या करेंगे, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट, उनको बोलेंगे क्लास से बाहर जाओ और अपना काम करो, ठीक है। स्कॉल, उनको बार बार आप घूरते रहेंगे, वो चीज़ भी गलत है। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है कि आपको पूछना है कि उनका डिसइंटरेस्ट क्यों है, क्या कोई घर पे प्रॉब्लम है या फिर क्या इश्यूज हैं, तो उसके बारे में जानना है और उसके क्या करना है, उनका इंटरेस्ट उस क्लास में हमें बनाना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, देखिए संरचनावादी उपागम क्या है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द क्लासरूम या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। जब बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, तो वही क्या कहलाती है, आपकी संरचनावादी उपागम उसको कहा गया है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको क्या करना है, बच्चे को प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चे को जो आप सिखा रहे हैं तो उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए आपको बच्चों को सिखाना है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज, देखिए नेव थ्योरीज के बारे में हमने पेपर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आया था कि नेव थ्योरीज क्या है। तो देखिए नेव थ्योरीज में क्या होता है कि बच्चे अपने माइंड में क्या कुछ कंसेप्ट्स बना लेते हैं, कि कुछ अनुभवहीन विचार अपने माइंड में बना लेते हैं, तो आप उनको कैसे ठीक करोगे, एज अ टीचर आपकी क्या ड्यूटी बनती है, ठीक है। आप डिसमिस करोगे उन आइडियाज़ को, जो उनके विचार हैं आप उनको खारिज कर दोगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसे होता है, तो इस तरीके से आपको बात नहीं करनी है बच्चों के साथ। इग्नोर चिल्ड्रन आइडियाज़, उनके आइडियाज़ को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, बच्चों को बार बार आपने क्या कर दिया, स्कॉल कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया, तो इस तरीके से वो चीज़ें क्या हैं आपकी बिल्कुल गलत बनती हैं। बल्कि आपको बच्चों के साथ क्या करना, चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों के साथ आपको ना संवाद स्थापित करना, एज अ टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, आपस में संवाद होने चाहिए, स्टूडेंट और टीचर के बीच में डायलॉग के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज, देखिए कॉग्निशन संज्ञान है एंड इमोशंस क्या हैं, जो आप गुस्सा हैं, खुश हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके संवेग, इनको कहा गया है। तो इनके बीच में बोला है कि इनके बीच में क्या संबंध है, तो देखिए ये क्या होते हैं, आपस में बाई डायरेक्शनल होते हैं, कि इनके बीच में क्या है, इंटर प्ले होता है बिटवीन बोथ, क्योंकि जैसे आपके जो संज्ञान होगा आपका, ठीक है, आपका जो बुद्धि होगी तो वही आपके इमोशंस बाहर आते हैं। बट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट कब है, जब एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम क्या है, जजोंग, ठीक है, तो जजोंग के थ्रू अगर आप पूछा जाता है तब आप कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। बाकी ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यानी कि क्या है, दोनों के बीच में एक क्या है, परस्पर क्रिया होती है। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, देखिए लर्निंग को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में पूछा है। इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल करता है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं तो वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएगा। हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल मैटर करती है। पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज, बिल्कुल, देखिए पैडागोजी होती क्या है कि हाउ टू टीच अ स्टूडेंट, आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाते हो, आप उसके साथ कैसे डील करते हो, तो वो स्ट्रेटजीज आप क्या अपना रहे हैं, तो वो भी मैटर करती हैं। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल, कि बच्चा जिस समाज से आया है, जिस संस्कृति से आया है, वो उसके ऊपर किस प्रकार से प्रभावित है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल मैटर करती हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, फोर्थ। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज,
देखिए नॉलेज की जो मीनिंग है वो बच्चे को कब क्लियर होती है कि बच्चा मीनिंगफुल नॉलेज कब अपने आप बनाने लगता है, जब आप क्या करते हैं उसकी बार बार ड्रिल करते हैं या रिपीटिव रिकॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रिल आप कैसे कर सकते हो, बच्चा है वो कोई मशीन नहीं है, आप उसको क्या बोल रहे हो कि बार बार बेटा रट ले, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप किसी रिवॉर्ड के थ्रू या फिर किसी पनिशमेंट के थ्रू आप बच्चे को बोल रहे हैं कि ये काम आपको करना है, तो इस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल भी उस काम को नहीं करेगा। वो एक बार कर लेगा पर बार बार वो उसको नहीं करेगा। बल्कि देखिए मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन कब होगी, जब बच्चा क्या करेगा, सोशल इंटरेक्शंस करेगा, समाज में पारस्परिक क्रियाएं करेगा। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करते हैं, मीन्स उनके मन में होता है कि ये काम मैं अगर करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, जैसे कि स्टार या बैज प्राप्त करना, तो इस कंडीशन में बच्चे क्या हो जाते हैं, वो मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड लर्न कर लेते हैं। यानी कि बच्चे पूरी तरीके से क्या भौतिकतावादी बन जाते हैं कि मुझे कोई काम करना तो मेरा कुछ सुख होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ये काम मैं क्यों करूँ, व्हाई शुड आई डू दैट, मैं ये काम क्यों करूं, मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे क्या लाभ है। तो ऐसे जब विचार आते हैं तो बच्चे का वो क्या हो जाता है, भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास होने लगता है। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, देखिए बाल्यावस्था क्या है, मेनली क्या होता है 10 से 12 साल के बच्चे को आप क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, देखिए बच्चे पर क्या होता है कि जो समाज है, जिस संस्कृति में बच्चा रह रहा है, तो उन सब का उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था है वो क्या है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीट, बच्चे लॉजिक लगाते हैं बट किस चीज़ के प्रति, जो कंक्रीट है, जो उनको दिखाई दे रही है, जो उनके सामने है, केवल उनकी जो थिंकिंग है वो कितनी होती है कि जो कंक्रीट है, जो सामने है, जो बताया जा रहा है वो उसको ही समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और आस पड़ोस क्या है। देखिए बच्चे के लिए क्या होता है, प्राइमरी होता है, एक क्या होता है सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो पूछा है, क्या पूछा गया आपसे, फैमिली एंड नेबरहुड, तो ये क्या होगा आपका प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी इसको कहा गया है, क्योंकि जो परिवार है और जो समाज है वो क्या है, उसकी प्राथमिक एजेंसी है। गाइस CDP सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।